हम्म, तो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है? अब बेसिकली ये कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट ये है कि जब आप फुल इनकम लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो लेकिन फिर भी आपका इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा है। अच्छा, फुल इनकम लेवल पे ऑपरेट करना, तो इक्विलिब्रियम अपना कब नहीं आएगा? कैसे? इक्विलिब्रियम अपना आता कब है? जब योर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स योर एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड मतलब एडी, एग्रीगेट सप्लाई मतलब एएस। तो आपका इक्विलिब्रियम कब आता है? जब आपका एडी इक्वल्स योर एएस, मतलब आपका एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स योर एग्रीगेट सप्लाई। तो अपना इक्विलिब्रियम कब नहीं आएगा? जब एग्रीगेट डिमांड डज नॉट इक्वल्स एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड डज नॉट इक्वल्स एग्रीगेट सप्लाई का क्या मतलब हुआ? या तो एडी इज ग्रेटर देन एएस या तो एएस इज ग्रेटर देन एडी। तो इस चैप्टर में अपन पढ़ने क्या वाले हैं कि आपका जब एडी और एएस इक्वल नहीं होता है, यानी जब एडी बड़ा होता है तब क्या होता है और जब एएस बड़ा होता है तब क्या होता है। तो अपन इकोनॉमिकली उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे और फिर अपन देखेंगे कि ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट्स अपनी क्या क्या स्टेप्स उठाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप। अच्छा, when at full employment income level AD is greater than AS, the excess of AD over AS is called excess demand। मतलब जब आपका AD is greater than AS, then जब आपका AD is greater than AS, then your AD माइनस AS मतलब एक्सेस ऑफ AD ओवर AS जो रहता है वो क्या हो गया? वो आपका एक्सेस डिमांड हो गया। अच्छा, एक्सेस डिमांड मतलब क्या हो गया कि आप जब ऑलरेडी आप फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम लेवल पे काम कर रहे हो, मतलब आपके रिसोर्सेज ऑलरेडी पूरे यूटिलाइज्ड है, आपके जो रिसोर्सेज है इकोनॉमी के वो ऑलरेडी पूरे यूटिलाइज्ड है, लेकिन डिमांड आपकी फिर भी बहुत ज्यादा है। मतलब आपके जो गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज से, उन गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज से आप अपने कंट्री की डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे। अच्छा, जब अपन डिमांड फुलफिल नहीं कर पाते हैं तब क्या होता है? डिमांड फुलफिल नहीं कर पाना मतलब क्या हो गया? जितने जितने लोग वो पर्टिकुलर चीज या पर्टिकुलर गुड्स डिमांड कर रहे हैं उनको मिल नहीं पा रही है। तो जो हाई इनकम लेवल वाले लोग होते हैं वो लोग उस गुड को लेने के लिए ज्यादा पैसे पे करना प्रेफर करते हैं। हम विल पे मोर, विल पे मोर। जो सप्लायर्स रहेंगे वो ज्यादा जो पे करने के लिए रेडी उनको पे करेंगे, और जो ज्यादा पे करने के लिए रेडी उनको पे करेंगे, तो क्या होगा? आपके जनरल इकोनॉमी में प्राइस राइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है दीक्षा? महक, समझा मैंने क्या बोला अभी? हाँ सर। यस सर। हाँ, मतलब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है अपने पास जब कोविड आया तो शुरू में तो सबके पास मास्क नहीं हुआ करते थे। अपन लोग पहले एकदम वी वर नॉट अकस्टम टू वेयरिंग दिस मास्क एंड ऑल दिस स्टफ, तो अपने पास होते नहीं थे। जो अपने पास रखता था वो रखता था, बाकी लोग अपने पास नहीं रखा करते थे। तो जब कोविड आया तब अपने कंट्री में उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में 1-1.5 महीना शुरू का अपने पास मास्क की सप्लाई इतनी नहीं थी। डिमांड तो एकदम से सडन राइज हो गया क्योंकि सडन केसेस शूट अप होने लग गए, लेकिन अपने पास उस वक्त सप्लाई नहीं हुआ करती थी। तो यदि आप लोगों ने उस टाइम के प्राइसेस चेक किए होंगे, उस टाइम में आपने मास्क के प्राइसेस चेक किए होंगे, तो आज की तारीख में जो 15-15, 20-20 रुपए में मास्क मिल रहा है वो उस टाइम पे 100 रुपए में भी नहीं मिल रहा था। आपने नोटिस किया था? यस सर। एग्जैक्टली सेम हैपेंड विद द पीपीई किट्स। डॉक्टर्स और जो आपके मेडिकल प्रोफेशनल्स है, जो पीपीई किट्स पहले डिमांड करा करते थे, उतने उस वक्त इंडिया में अवेलेबल नहीं हुआ करते थे। तो उस टाइम पे पीपीई किट्स 5-5, 10-10 हजार रुपए में बिकते थे, लेकिन आज वो 2 से 2,500 में आपको इजीली अवेलेबल है। इसका मतलब क्या हो गया? उस टाइम जब अपने पास रिसोर्सेज नहीं थे तो अपन लोग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को ही सप्लायर हाई से हाई अमाउंट बेचना प्रेफर करते थे। और जब वो ऐसा करते थे तो क्या होता था कि आपका इक्विलिब्रियम ऊपर जाके मिलता था। इसका मतलब आपकी इकोनॉमी में प्राइस राइज होता था। तो जो ये आपकी एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन होती है ना, वो आपकी इकोनॉमी में एज अ रिजल्ट, एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या लेके आती है? आपकी इकोनॉमी में एज अ कॉन्सिक्वेंस वो इन्फ्लेशन लेके आती है, महंगाई लेके आती है। महंगाई ज्यादा क्यों लेके आती है? क्योंकि आपको आपके प्रोडक्ट को डिमांड करने वाले लोग ज्यादा हैं, आपके प्रोडक्ट को डिमांड करने वाले ज्यादा लोग हैं, लेकिन सप्लाई उतना पॉसिबल नहीं है जितना वो डिमांड है। तो जितने लोग हैं वो अपने आप हाई लेवल पे बार्गेन करते करते पहुंचते हैं, तो उससे जनरल प्राइस राइज हो जाता है। ठीक है, एक नीचे डायग्राम देखेंगे अपन लोग। नीचे सबको डायग्राम दिख रहा है? पॉइंट फिगर 9.1 दिख रहा है सबको? पेज नंबर 118। दीक्षा, यस सर। महक, दिख रहा है? तो उसमें उसमें आपकी जो ओरिजिन से जो 45 डिग्री वाली लाइन है,
उस लाइन का मतलब क्या है, उस लाइन पे यदि आपका कोई भी पॉइंट है तो आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है। जो 45 डिग्री लाइन है वो सिग्निफाई करती है कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एफ है, पॉइंट एफ दिख रहा है आपको लाइन ओ एक्स पे, एक्स एक्सिस पे पॉइंट एफ है। वो पॉइंट एफ क्या है, वो पॉइंट एफ है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आपका पॉइंट एफ है। ठीक है, और पॉइंट एम मतलब क्या है, पॉइंट एम आपका जो अभी पहुंच नहीं पाओगे वो पॉइंट पे है, मतलब आप जो आपकी इकोनॉमी में पॉसिबल नहीं है विद गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, वो वाला पॉइंट है। अब क्या हो रहा है, आपका जो डिमांड है वो डिमांड आपका मिल रहा है कहाँ पे, पॉइंट ई पे। तो जो आपका पॉइंट ई है वो आपका एक्चुअल इक्विलिब्रियम नहीं है, तो वो इक्विलिब्रियम ही, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, एक पॉइंट जहां पे आपकी एक्टिविटीज रेस्ट पे आ जाएगी, वो है इक्विलिब्रियम ही, लेकिन वो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाला इक्विलिब्रियम नहीं है। आइडियली आपका इक्विलिब्रियम कहाँ आना चाहिए था, आइडियली आपका इक्विलिब्रियम आना चाहिए था पॉइंट बी पे। क्यों, क्योंकि वहां पे आपके अगर एडीएएस मिलते तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम आइडियली आपका पॉइंट बी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम कहाँ पे आया है, यहाँ पे आपका पॉइंट इक्विलिब्रियम हाई लेवल पे सेट हुआ है। तो वो जो आपको दिख रहा है ए बी, लाइन ए बी जो है वो आपकी इन्फ्लेशनरी गैप है, मतलब बी से ए मतलब आपके जनरल प्राइस राइज है, वो आपकी इन्फ्लेशनरी गैप है। वो जो गैप आपके यहाँ आई है, वो गैप क्यों आई है, दैट्स बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आपके यहाँ क्यों आया है, क्योंकि आपकी एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है। समझ में आया सबको फिगर, फिगर समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो जैसे आपका एक्सेस डिमांड वाला कंसेप्ट होता है, वैसे ही आपका एक डिफ्लेशनरी गैप मतलब डेफिशिएंट डिमांड का एक कंसेप्ट होता है। डेफिशिएंट डिमांड में क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स के पास स्टॉक पड़ा हुआ है लेकिन डिमांड ही उतनी नहीं है। अब क्या हो रहा है, आप सोचो, महक कटारिया, आप सोचो कि आपने कोई प्रोडक्ट आप सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, एंड आपके पास वो बहुत सारा बना पड़ा है लेकिन खरीदने वाला कुछ नहीं है। आप कुछ टाइम तक अपने पास रखोगे संभाल के, नहीं कभी बिकेगा, 2 महीना 3 महीना, फिर उसके बाद आप रियलाइज करोगे यार इतनी जगह खा रहा है मेरे, इसकी बजाय मैं कुछ और बेच लूं। सोचोगे कि नहीं सोचोगे? Yes, sir. हाँ, तो आप क्या करोगे, जो प्राइस में खरीदने वाला तैयार है आप बोलोगे यार सल्टाना है इसको, तेरे को जो भाव चाहिए वो भाव लेके चले जा। तो क्या हुआ, आप आइडियली बेचना चाह रहे थे वो चीज कितने रुपए में, 100 रुपए में, लेकिन वो बिकेगी कितनी, 100 से ज्यादा में बिकेगी कि 100 में बिकेगी, 100 से कम में बिकेगी? 100 से कम। एग्जैक्टली 100 से कम में बिकेगी। क्यों, क्योंकि उस चीज की इतनी डिमांड ही नहीं है। आप सोच रहे हो कि यार अब ये पड़ी पड़ी खत्म हो, इससे अच्छा खराब हो या ये काम में नहीं आए या वेस्ट हो जाए या जगह मेरी खराब हो, इससे अच्छा आई विल सेल आउट एट द जो भी रेट पे मुझे वो मिल रहा है। नो डाउट आपको थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन आपका जो फ्यूचर आने वाला नुकसान है या और आने वाला जो खर्चा आपको उसको उस स्टॉक को मेंटेन करने में लगेगा, उसको अवॉइड करने के लिए आपने समझदारी इसी में दिखाई कि भाई इसको अभी जो भाव मिल रहा है उसमें बेच लो। तो ये क्या हुआ, जब आपका सप्लाई आपके पास ज्यादा होता है लेकिन आपकी डिमांड ही नहीं होती है, तो जो एक्सेस ऑफ सप्लाई ओवर जो डिमांड होता है वो आपकी डिफ्लेशनरी गैप होती है, मतलब वो आपकी डेफिशिएंट डिमांड होती है। तो जब भी आपकी डेफिशिएंट डिमांड वाली बात आती है इकोनॉमी में, तो आपके यहाँ जॉब लॉसेस तो होंगे और आपकी क्या होगी, आपका प्राइजेस फॉल हो जाएंगे। ठीक है, आपके प्राइजेस गिरने लग जाएंगे। ठीक है, अब इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अपन देखेंगे। ठीक है, अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में देखो, जो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट ई जो है वो आपके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से बहुत अंदर ही खत्म हो गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपके एडी और एएस जो है वो आपके पॉइंट एफ से पहले ही इक्विलिब्रियम में मिल गए। दिखा? हाँ हाँ, इसका मतलब तो क्या होता है, एडीएन एएस। हाँ, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बेटा। अच्छा हाँ दिख गया। हाँ, तो आपका जो पॉइंट ई है वो आपके एफ मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मतलब फुल इनकम लेवल जो इसको अपन कहते हैं, उस लेवल पे आपको मिलना, उनको मिलना चाहिए था, उस हाइट पे उनको मिलना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ मिल गए, वो उसके पहले ही मिल गए। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी इकोनॉमी में पूरे रिसोर्सेज यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहे। क्यों, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई उसके पहले ही मीट हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, आपके यहाँ प्राइसेस फॉल होंगी। कब तक फॉल होंगी, जब तक आपका एडी डज नॉट इक्वल्स योर एएस। समझ में आया सबको? यस सर। तो यहाँ पे जो Yes, sir. लाइन ए बी है, जो डिफरेंस ए बी जो अपने को दिख रहा है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में, वो आपका है डिफ्लेशनरी गैप, मतलब दैट्स बिकॉज ऑफ योर एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन योर एग्रीगेट डिमांड।
तो सर इकोनॉमी के लिए अच्छा क्या है, बढ़िया है, प्राइसेस गिरेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। आप समझो, अगर आपकी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस गिरने लग गए, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि डिमांड करने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आगे आपका गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होना कम हो जाएगा, और प्रोड्यूस होना कम हो जाएगा तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपकी जीडीपी, जीडीपी मतलब क्या है, प्रोडक्शन ही तो है। आपके गुड्स एंड सर्विस साल भर में आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, आपका जीडीपी गिरना चालू हो जाएगा। तो फॉल इन प्राइसेस इज आल्सो नॉट अ गुड साइन फॉर एन इकोनॉमी। तो सर क्या राइजिंग प्राइसेस बराबर है, राइजिंग प्राइसेस भी बराबर नहीं है। राइजिंग प्राइसेस बहुत सारी चीजें इंडिकेट करता है, और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी कुछ होते हैं, वो राइजिंग प्राइसेस के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो अगर एक बेसिक इन्फ्लेशन राइज हो रहा है, मतलब जितना बेसिक होना चाहिए उतना हो रहा है, दैट इंडिकेट्स ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, डिमांड और सप्लाई पोजीशन बराबर मीट होते जा रही है। अगर एक्सेस इन्फ्लेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आप अपने इंक्रीजिंग डिमांड को केटर नहीं कर पा रहे हो, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। एंड आपका डिप्लेशन जब होता है, जब आपके प्राइस फॉल होने चालू रहते हैं, दैट इंडिकेट्स कि आप अपने रिसोर्स को यूज ही नहीं कर रहे हो, और आपकी इकोनॉमी एक स्टैंड स्टिल पे आ सकती है इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज। समझ में आया? सर वो मेरे को एम्प्लॉयमेंट का नहीं समझा उसमें। एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब लॉस कैसे होएगा, वो क्या? हाँ सर। देखो, जब आपके प्राइस गिरने लग जाएंगे, इसका मतलब क्या हो गया, उस प्रोडक्ट के लिए आपको उतना नहीं मिल रहा है जितना आपको एक्सपेक्टेड है, राइट? हाँ या ना बोलो। यस सर। हाँ, अब जितना हाँ आपको हाँ। नहीं मिल रहा है, आपको जितना चाहिए आपको उतना नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, आप अपने खर्चे कम करना करोगे, चालू करोगे, राइट? करोगे कि नहीं करोगे तो खर्चे? सैलरीज कम देंगे। हाँ, तो सैलरीज कम भी दे सकते हैं हाँ। जॉब से। अभी आपको कोविड आ रहा है, प्रोडक्शन कहीं नहीं चल रहा है, सारी फैक्ट्रीज बंद थी, तो उन्होंने क्या किया, लोगों को जॉब से निकाला कि नहीं निकाला, या लोगों की सैलरी आधी करी कि नहीं करी? करिए। एग्जैक्टली, तो वही चीज है। समझा सर। हाँ, तो ये चीज ऐसी हो जाएगी, इसलिए ये सब जरूरी है। अच्छा, तो सर अब ये जब एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड सपोज हो गया, सपोज अपना एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड जो अपन बात कर रहे हैं वो हो गया, तो उस चीज को कंट्रोल में कैसे लाना, या गवर्नमेंट उस चीज को कंट्रोल में कैसे लेके आती है? ये देखो, मैंने आपको क्या बताया था पहले, लास्ट चैप्टर में अपन ने एक अजम्पशन पढ़े थे कि अज्यूम दैट देयर इज नो गवर्नमेंट। अपन ने अज्यूम किया था नो गवर्नमेंट, क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट नहीं गवर्नमेंट रहेगी तो आप एग्जैक्ट स्टडी नहीं कर पाओगे डिमांड और सप्लाई की, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे समझ लो गवर्नमेंट का कंट्रोल करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी एक्सेस डिमांड की पोजीशन आ गई, या फिर आपकी डेफिशिएंट डिमांड की पोजीशन आ गई है। ठीक है, तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए दो तरह के मेजर्स होते हैं। एक होता है फिस्कल मेजर्स, फिस्कल मेजर मतलब फिस्कल पॉलिसी मेजर्स। ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपने टैक्स स्पेंडिंग और अपने बजट्स और इसमें से जो सबको बांटती फिरती है ना, ये वो वाला चीज होता है। मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट, आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो आपके फिस्कल पॉलिसीज लेके आती है डिमांड को बूस्ट करने के लिए। जैसे आपने अभी देखा होगा, अपने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हर थोड़े दिन में आ जाती है, एक स्टिमुलस पैकेज लेके आ जाती है, भाई 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज लिया। अब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने सारी ड्यू डेट्स एक्सटेंड कर दी, फिर उन्होंने क्या किया, लोन की दरें सस्ती कर दी, फिर उन्होंने बोला कि अभी एक्टिविटी नहीं हो रही तो इस दौरान जो भी लोन का चार्जेस आ रहा है वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब क्या हो गया, ये आपके फिस्कल पॉलिसी के मेजर्स हो गए। तो गवर्नमेंट इस तरह के मेजर्स लेती है, तो फिस्कल पॉलिसी आते हैं। दूसरा मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स मतलब एक्सरसाइजिंग ऑफ पावर्स बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को ऑनलाइन करो, आपके केस में, इंडिया के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई टू अचीव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ये जो चीज थी, ये जो कंसेप्ट था, ये ऐसा का ऐसा पहले मनी एंड बैंकिंग में भी आया करता था, लेकिन आपके एग्जाम के लिए, जस्ट फॉर योर एग्जाम्स इस साल के लिए, मनी एंड बैंकिंग, बैंकिंग वाले चैप्टर्स में से इसको हटा दिया। पहले क्वेश्चन आया करता था 6 मार्क का, हाउ डू कमर्शियल बैंक या सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट, तो वो चीज यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो ऐसा का ऐसा आपको उधर से भले ही हट गया हो, लेकिन वो यहाँ पे आ गया है, तो आपको पढ़ना एज इट इज है। पहले 2 जगह था, अब 1 जगह आ गया, तो समझ लो कि आपका सर ये सिलेबस। मॉनेटरी मेजर्स बीएस में भी है ना? हम्म बीएस में भी है मॉनेटरी मेजर्स? एग्जैक्टली ऐसा नहीं है बेटा, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, ये रीजनिंग के साथ है, सर बीएस में मतलब थोड़ा उसमें जैसे टेक्सचुअल। बीएस में सिर्फ कंसेप्ट है, यहाँ पे इसके कॉन्सिक्वेंसेस, रीजन सब कुछ है। ठीक है, सबसे पहला, मेजर्स टू करेक्ट
एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप। अब इन्फ्लेशनरी गैप मतलब क्या हो गया, आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, आपकी इकोनॉमी में महंगाई बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग कम कर देगी। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर देगी तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है फॉर अ टाइम बीइंग वो रुक जाएंगी। वो रुक जाएंगी तो मतलब क्या हुआ, जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज वहां पे सारे के सारे जा रहे थे, अब वो बाकी लोगों के लिए अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे? बोलो, समझ रहे हैं आप लोगों होंगे। को मैंने होंगे। क्या? गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स रिड्यूस कर देगी, इसका मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर अपने, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हाँ रोक। अपने सारे खर्चे रोक देगी, फॉर अ टाइमिंग रिड्यूस कर देगी, जो जरूरत की चीजें वही करेगी। उससे क्या होगा, रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी सुधर जाएगी, और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी सुधरेगी तो डेफिनेटली क्या होगा, आपकी इन्फ्लेशन थोड़े कम होने के चांसेस है। तो आई एम रीडिंग दैट it is a fiscal measure. Government incurs expenditure on its administration and welfare functions like on police, military, court, sanitation, education, relief measures, etc. This expenditure is component of aggregate demand. मतलब ये सारे खर्चे करने के चलते में भी आपका एक डिमांड बनता है कि नहीं बनता है? अपन ने पढ़ा था एडी के 4 एलिमेंट होते हैं, पर्सनल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स और ये सब। तो ये एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है कि नहीं है, मतलब गवर्नमेंट इस पे खर्चा करती है तो गवर्नमेंट उसको रिड्यूस कर सकती है। उसको रिड्यूस करेगी तो क्या होगा, उसके जितनी डिमांड कम हो जाएगी, उसके जितनी डिमांड अगर कम हो गई तो आपके जो रिसोर्सेज है वो ऑलरेडी बाकी चीजों की बाकी लोगों के लिए अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, और जैसे रिसोर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी थोड़ी सी इन्फ्लेशन कम होने के चांसेस है। समझा क्या? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट। यस सर। दूसरा है रेजिंग टैक्सेस। टैक्स रेज करने से क्या होगा, आज देखो दीक्षा, आपको आप 100 रुपीज कमा रही हो फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेटली आप उससे बहुत ज्यादा कमाने वाली हो, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अपने कन्वीनियंस के लिए अपन अज्यूम करते हैं कि दीक्षा 100 रुपए कमा रही है और गवर्नमेंट टैक्स लेती है उसमें से 10%। मतलब आपकी जेब में कितना बचता है खर्च करने के लिए? 90। 90 बचता है। अब मैंने क्या किया, मैं गवर्नमेंट हूँ, मैंने टैक्स बढ़ा दिया, मैंने आपका टैक्स बढ़ा के कर दिया 30%। मतलब 100 रुपए दीक्षा कमा रही है, अब दीक्षा के पास कितने बचे? 70। हाँ, अब 70 बचेंगी तो आप क्या उतने ही खुले हाथों से खर्चा करोगे? नहीं, सेविंग्स भी होगी। हाँ, तो आप अपना एक्सपेंडिचर अपने आप रिड्यूस कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो इनकम आपके हाथ में एक्टिव और डिस्पोजल है, वो कम हो गई, और वो कम हो गई तो आपकी डिमांड्स कम हो जाएगी कि नहीं होगी? कम हो जाएगी। एग्जैक्टली तो डिमांड कम होगी तो आपका इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगा। समझ में आया क्या? कंसेप्ट समझा? यस सर। हाँ, मतलब मैं Yes, sir. जो चीज आपको ऐसी समझ में आ गई उसको मैं वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ने वाला। कंसेप्ट समझो, अपन लोग अपनी लैंग्वेज में एकदम आराम से अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आप कंसेप्ट समझ जाओगे, आप एग्जाम में सिर्फ हेडिंग रट के जाओ, आपको आंसर अपने आप लिखते आएगा और उसमें से कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, प्रोवाइडेड आप एक्सप्लेनेशन टू द पॉइंट दे रहे हो। नेक्स्ट, बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई, मतलब क्या कर दिया। अब पहले वाले केस में मैंने क्या किया, मैंने टैक्स बढ़ा दिए, मैंने टैक्स बढ़ा दिए, उससे क्या हो गया, आपके हाथ में मनी कम आ गया। अब आपके हाथ में जब पैसा कम आ गया तो ऑटोमेटिकली आपने खर्चना कम कर दिया। तो एक मॉनिटरी मेजर्स में एक कंसेप्ट क्या है कि मैंने मनी सप्लाई कम कर दिया, मतलब जो मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है पैसा, वो मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया, खींच लिया। तो ये कैसे कर सकते हैं, इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हल्का सा मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, और अपन लोग इसमें थोड़ा मनी इन बैंकिंग का भी आपका रिविजन हो जाएगा, फिर अपन लोग मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल देखेंगे। सर, मनी सप्लाई हैज टू कंपोनेंट्स, करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। Currency is issued by central bank. Normally, the central bank does not use its power of issuing currency to influence the aggregate demand. मतलब नॉर्मली आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं घुसता, वो जैसा चल रहा है वैसा चलने देगा। लेकिन अगर आपकी इन्फ्लेशन ओवर एंड अबव चली गई देन रिक्वायर्ड, तो इसको इंटरवीन करना पड़ता है। Demand deposits can be created by commercial banks as one of its functions. Central bank has the power to influence the credit capacity of commercial banks by taking several measures from time to time. Credit creation is through deposit creation, and since deposits are part of money supply, credit creation is nothing but money creation. In this way, central bank can influence money supply in the economy. Reducing money supply has negative impact on aggregate demand. These measures are called methods of credit control.
अब आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, वो अपन अभी आगे पढ़ने वाले हैं। वो टूल्स के थ्रू वो क्या करता है, आपके इकोनॉमी में जो पैसे का इनफ्लो है वो इनफ्लो को थोड़ा कम कर देता है। अब जब आपके हाथों में पैसा ही कम आएगा तो आप क्या करोगे, आप खर्चोगे कि आप सेव करोगे, बोलो। सेव करेंगे। हाँ, और जब आप सेव करना चालू कर दोगे तो आपके जो खर्चों के चलते जो आपकी डिमांड बढ़ती है कि भाई मुझे ये भी चाहिए, मतलब जो बेसिक चीजों की डिमांड, हाई एंड चीजों की डिमांड, इन चीजों की डिमांड, उस पर क्या फर्क पड़ेगा देवांश? खर्चे कम हो जाएंगे तो डिमांड को क्या होगा? आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी डिमांड कम होगी डिमांड कि कम ज्यादा होगी, होगी? कम कम। आपकी डिमांड, एग्जैक्टली आपकी डिमांड कम होगी। डिमांड कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका इन्फ्लेशन कम होने लग जाएगा एंड वो कंट्रोल में आने लग जाएगा। तो अब अपन देखेंगे कि आरबीआई किन किन टूल्स के थ्रू आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। सबसे पहला, इंक्रीजिंग द बैंक रेट। फर्स्ट, बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स ऑफ द कंट्री टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। मतलब क्या होता है, आपके सारे के सारे जो इंडिया के कमर्शियल बैंक्स हैं, उन कमर्शियल बैंक्स का सेंट्रल बैंक में खाता होता है, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक के पास लोन्स भी होते हैं, डिपॉजिट्स भी होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कई बार अपने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको मीट करने के लिए क्या करते हैं, आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्या लेंगे, लोन लेते हैं या डिपॉजिट लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, फाइनेंशियल एड लेते हैं। तो उस फाइनेंशियल एड के बदले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको क्या चार्ज करता है, बैंक रेट चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है देवांश, बोलो। बैंक रेट। हाँ, तो बैंक बैंक रेट चार्ज करता है। तो जब कंट्री में, इकोनॉमी में आपके इन्फ्लेशन या महंगाई आ गई है और खर्चे को कम करना है, मनी सप्लाई को कम करना है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, उस बैंक रेट को बढ़ा देगा। वो बैंक रेट को बढ़ाएगा तो बैंकों को आरबीआई के पास जो लोन है उसको लिए इंटरेस्ट ज्यादा चुकाना पड़ेगा, समझ रहे हो? बैंकों को आरबीआई को पैसा ज्यादा चुकाना पड़ेगा क्योंकि बैंक ने, आरबीआई ने बैंक रेट यस बढ़ा सर। दिया। हाँ, अब जब बैंकों को अपना, बैंकों का खर्चा बढ़ गया, बैंकों का खर्चा बढ़ गया तो वसूलेगी किससे, बताओ? अस। अपने से वसूलेगी। अपने से कैसे वसूलेगी, अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट कम कर देगी, जो अपने डिपॉजिट इंटरेस्ट होते हैं कम उसका कर इंटरेस्ट देगी। कम कर देगी, और लोन्स जो अपन लोग लेते हैं बैंकों से उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। करेगी कि नहीं करेगी? यस Yes. सर। हाँ, अच्छा, लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो क्या होगा, आप लोग लोन्स लेने के लिए जाओगे कि नहीं जाओगे, कि रुक जाओगे? कुछ टाइम, नहीं रुक जाएंगे। जाएंगे। कुछ टाइम के लिए रुक जाओगे। कुछ टाइम के लिए आप रुक गए। आप लोन क्यों लेने जाते हो, आप खर्च करने के लिए लोन लेते हो, आप बिजनेस के लिए लोन लेते हो, या आप बाकी चीजों के लिए लोन लेते हो। जब आप लोन लेने के लिए थोड़ा कुछ टाइम के लिए रुक जाओगे, इसका मतलब आप अपना एक्सपेंडिचर कम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ, कम कर रहे हैं। हाँ, एक्सपेंडिचर कम कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी एग्रीगेट डिमांड कम होगी कि नहीं होगी? होगी। हाँ, और एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो आपका इन्फ्लेशन कम होगा कि नहीं होगा? होगा। एग्जैक्टली। तो ये भी एक तरीका है कंट्रोल करने का। दूसरा, इंक्रीजिंग कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। 0.3 और 0.2 और 0.3 एक साथ पढ़ा रहा हूँ। अब ये क्या होता है, एसएलआर और सीआरआर क्या होता है, अपन ने मनी एंड बैंकिंग में पढ़ा था। व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो? आप लोग को याद नहीं? मनी बैंकिंग की किसकी किसकी एग्जाम हो गई है? चलो मैं बताता हूँ। सर वो कुछ डिपॉजिट रहता है जो सर आरबीआई के पास वो रहता है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं ना, जो मैं बताता कमर्शियल बैंक हूँ। लगाती है। सीआरआर और एसएलआर मतलब क्या होता है, ये दोनों मिला के एक एलआरआर बनते हैं, मतलब लीगल रिजर्व रेशियो। अब ये होता क्या है, सीआरआर मतलब क्या होता है, अपने कंट्री में क्या होता है बच्चों, बैंक्स के डूबने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, डूबते ही हैं। मतलब तुम सोचो, इतने मेजर्स लेने के बाद भी डूब रहे, मतलब अगर मेजर्स नहीं होते तो रोज का एक बैंक डूबता था। और बैंक डूबता है तो क्या होता है, बैंक डूबता है तो पब्लिक का बहुत सारा पैसा भी साथ में जाता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, या ये सब चीजों को, ये इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए आरबीआई क्या बोलता है, आरबीआई आपको एलआरआर मेंटेन करने बोलता है, मतलब लीगल रिजर्व रेशियो मेंटेन करने बोलता है। अब ये होता क्या है, लीगल रिजर्व रेशियो जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो मतलब क्या हो गया,
आपके लोन्स एंड एडवांसेस का ऐसा हिस्सा जो आपने मतलब आपके जो लोन के पैसे जो आपने दे रखे हैं उसका ऐसा हिस्सा या आपके डिपॉजिट्स का ऐसा हिस्सा जो आपको आपके पास हमेशा रखना है, सॉरी लोन्स का नहीं डिपॉजिट्स का, आपने जो आपके पास लोगों ने सेविंग्स अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट जो लोगों ने कराई है उसका ऐसा हिस्सा जो आपको आरबीआई के पास देना है। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ने बोला है आपके पास 100 रुपए की सपोज एफडी है, आपका बैंक है, आपके पास 100 रुपए की एफडीज लोगों ने जमा करी है। आरबीआई बोलता है कि 1% आपका सीआरआर है, मतलब क्या हो गया, आपको आरबीआई के पास जमा करके रखने पड़ेंगे कितने रुपए, 1 रुपए। समझ में आया? देवांश पीयूष मैं यस सर। देवांश पीयूष समझ में आया? नहीं सर, नहीं समझा। ये हाँ देखो, नहीं। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, मतलब वो आप रिजर्व करके रखते हो, इकट्ठा अलग करके रखते हो। आरबीआई हर बैंक को बोलता है कि आपको कुछ सीआरआर अपने मेरे पास डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल 10 लोगों ने मिलके आपके बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, सेविंग्स बैंक के सेविंग्स मनी के तौर पे या आपके फिक्स डिपॉजिट के तौर पे आपके पास पैसे जमा करके रखे हैं, ठीक है। तो जो पैसे जमा करके रखे हो सपोज उनका टोटल आता है 100 रुपए। अब आरबीआई ने क्या बोला है कि ये 100 रुपए में से आपको 1% 1% आपको मेरे पास सीआरआर जमा करके रखना है। तो आपको आरबीआई को 1 रुपए देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? अब समझा देवांश पीयूष? यस सर। यस सर। मतलब ये है क्या, आरबीआई एक सेफ्टी मेजर के तौर पे कि भाई जो बैंक्स है वो सारे के सारे पैसे लोन देके बैड लोन्स देके लुटा न दे, तो आरबीआई क्या बोलता है कि थोड़ा पैसा तुम मेरे पास रिजर्व के तौर पे रखो। अब समझ में आया देवांश? हाँ सर। हाँ, मतलब आपका ऐसा आप मतलब जो कस्टमर्स का वो पैसा वो डिपॉजिट्स के रूप में जो बैंक को देते हैं, बैंक को उन डिपॉजिट्स का एक हिस्सा अपने पास रखना पड़ता है। और आरबीआई ने ये रूल्स क्यों बनाया? आरबीआई ने रूल इसलिए बनाया कि भाई आप जब सारा का सारा पैसा लोन पे दे दोगे तो कभी जब मैंने अपने बैंक में 10 लाख रुपए की एफडी दी और मैं वो 10 लाख रुपए निकलवाने गया तो बैंक वाला क्या बोलेगा, मैंने इसको लोन दे रखा है, जब ये चुकाएगा तब मैं दूंगा। तो आपकी जो जरूरत है वो जरूरत पूरी नहीं हो पाएगी, मतलब आप डिपॉजिटर होके भी आप अपना पैसा टाइम पे नहीं निकाल पाओगे। तो इन सब चीजों को बैंक को फेल नहीं होना चाहिए, इन सारी सर्विस में बैंक्स में फेल नहीं होना चाहिए, इसलिए आरबीआई बोलता है कि आपको एलआरआर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, मतलब कुछ रिजर्व्स आपको रखने पड़ेंगे। तो वो जो एलआरआर होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक होता है सीआरआर, सीआरआर मतलब वो हिस्सा जो वो आरबीआई के पास उनको जमा कराना पड़ता है, और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मतलब वो हिस्सा जो बैंक्स को अपने पास ही एक रिजर्व के तौर पे रखना पड़ता है। समझ में आया देवांश पीयूष? यस सर। पीयूष? यस सर। हाँ, दीक्षा और महक, मेरे को लग रहा है आप तो समझ चुके हो, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, तो अब क्या हो Yes, गया, sir. जब आरबीआई को आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है तो वो क्या करेगा, वो सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए आप लोगों के पास आप बैंक हो और आपके पास 100 रुपए डिपॉजिट के तौर पे पड़े, ठीक है। तो पहले सीआरआर 1 रुपए था, एसएलआर 1 रुपए था, तो आपने 1 रुपया आरबीआई को जमा करा दिया सीआरआर का, क्योंकि सीआरआर आरबीआई के पास रहता है, और एसएलआर आपने एक अपने पास जमा करके रख लिया, उसको आप लोन के तौर पे नहीं दोगे। तो अब आपके पास लोन के तौर पे देने के लिए कितने रुपए हो गए? 98। क्यों? क्योंकि 1 रुपया आपने इधर दे दिया, 1 रुपया आपने अपने पास रिजर्व करके रख लिया, तो आपके पास 98 रुपीज बचते लोन के तौर पे देने के लिए। अब क्या हुआ, बैंक को लग रहा है कि मेरे को मनी सर्कुलेशन कम करना है, आरबीआई को लग रहा है मुझे इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन कम करना है, तो उसने क्या किया, उसने ऑटोमेटिकली क्या किया, सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देता है। उसने सीआरआर एसएलआर बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, जो आप लोगों को लोन देने के लिए बैंक के पास पैसा रहता है वो कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सीआरआर पहले 1 रुपए था तो उसको 4 रुपए कर दिया, एसएलआर भी 1 रुपए था उसको 4 रुपए कर दिया। तो पहले जो बैंक के पास 98 रुपीज लोन देने के लिए थे, अब वो कितने हो गए दीक्षा? 92. एग्जैक्टली, मतलब अब वो 8 रुपए कम लोन पे दे पा रहे हैं। अच्छा, जब वो पैसा कम पे दे रहे हैं तो वो लोग तो अपना खर्चा या वो अपने जो नुकसान है वो निकलवाने के लिए आप लोगों से रेट बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे लोन का? सब बढ़ जाएगा इंटरेस्ट रेट. वो लोन का इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आप लोग मोटिवेट हो गए लोन लेने के लिए कि डिमोटिवेट हो गए फॉर अ टाइम बिंग? डिमोटिवेट. आप लोग जब खर्चा कम कर दोगे अपना तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, आपकी इकोनॉमी में स्पेंडिंग्स कम हो जाएगी, खर्चा कम हो जाएगा, तो
आपकी एग्रीगेट डिमांड ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। समझा? yes sir. ओके। यस सर। सर बट Yes, sir. बेसिकली अगर डीआरआर मतलब एलएलआर बढ़ा दें, जो मतलब एसएलआर प्लस सीआरआर, तो बेसिकली इकोनॉमी ही हर्ट होगी ना, मतलब एट द नहीं एंड बेटा, लेकिन अगर इकोनॉमी में आपकी प्रॉब्लम जाएगा ना। इन्फ्लेशन अगर एकदम शूट अप हो रही है तो उसको कंट्रोल करना भी जरूरी है ना, ओके ओके। क्योंकि इन्फ्लेशन शूट अप हो रहा है इसका मतलब जो आपके एक बियॉन्ड द सेक्टर के जो लोग हैं वो तो पूरे के पूरे पिस रहे हैं कि नहीं पिस रहे। और यस सर। ये चीज बैंक्स हमेशा नहीं करती है। मैं ये देखो आपके शुरू में लिखा है कि आरबीआई यूजुअली इंटरवीन नहीं करती है आपके एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में। उसको कब करना पड़ता है? जब आपकी सिचुएशन ओवर द टॉप जा रही है। समझ में आया? ये रेगुलर फीचर नहीं है, हर 2 दिन में कंट्रोल नहीं करता है। लेकिन जब आरबीआई को लगता है कि अब मेरा इंटरवेंशन जरूरी है क्योंकि मेरे कंट्री में 40% लोग अभी भी पुअर है और उस हिसाब से बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तब उनको ये सारे मेजर्स लेने पड़ते हैं। जनरली ये सब नहीं होता है। समझ में आया बेटा? ओके सर। हाँ। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग रेपो रेट एंड इंक्रीजिंग रिवर्स रेपो रेट। अब ये क्या होता है? रेपो रेट इज क्या है? रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स कैन बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। अब कमर्शियल बैंक्स, बैंक रेट होता है डिपॉजिट का रेट और रेपो रेट हो गया लोन का रेट। तो जब इनको लगता है कि भाई सेंट्रल बैंक को लगता है कि मुझे कंट्रोल करना है मनी सप्लाई, तो वो लोन देने के रेट मतलब रेपो रेट को भी बढ़ा सकता है। और जब लोन का रेट बढ़ जाएगा तो इनका खर्चा बढ़ जाएगा, कमर्शियल बैंक का खर्चा बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वो कमर्शियल बैंक खर्चा आपसे रिकवर करेगी। आपसे रिकवर कैसे करेगी? आपको जो लोन देती है वो लोन के रेट्स बढ़ा के, और आपको जो लोन के रेट्स बढ़ने के लिए आप बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इन सारी स्टेप्स का एंड रिजल्ट यही निकलता है कि जनरल पब्लिक लोन लेने से थोड़ा परहेज रखेगी, क्योंकि जनरल पब्लिक परहेज करेगी लोन लेने से, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। उसी तरह रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स कैन डिपॉजिट देयर फंड्स विद द सेंट्रल बैंक। अब कई बार कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा फंड्स भी होते हैं, तो वो सोचते हैं कि इन फंड्स को देने की बजाय आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देते हैं अपन लोग। तो डिपॉजिट क्यों करेंगे? क्योंकि कुछ इनकम मिलती है कि नहीं मिलती है? समझे? समझ में आ रहा है क्या? पढ़ो, ये देखो Sir, please repeat यस this सर। last point. रिवर्स रेपो रेट। Yes sir. ये देखो, reverse repo rate is the interest rate at which commercial banks can deposit their fund with the central bank. Central bank has a legal power to fix it and change it. Raising reverse repo rate gives incentive to commercial banks to park their funds with the central bank. अब सेंट्रल बैंक क्या करता है? सेंट्रल बैंक अपने पास कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे आप एक कमर्शियल बैंक हो, आपके पास ज्यादा पैसा है, ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने वो पैसे को आरबीआई के पास दे दिया। अब आरबीआई क्या बोलता है कि मैं पहले 4% इंटरेस्ट दिया करता था 100 रुपए पे, अब मैं वो बढ़ा के 8% कर देता हूँ। तो कमर्शियल बैंक क्या सोचेंगे? यार बैठे बिठाए आरबीआई की गारंटी पे मेरे को 4% एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है, मैं क्यों तुम लोगों के पास दूं लोन के तौर पे सर दर्द और वसूली कराऊं? इससे बेटर कि मैं आरबीआई को दूंगा कि नहीं दूंगा? Yes sir. हाँ, तो आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई यहाँ पे अपने डिपॉजिट के मतलब कमर्शियल बैंक को बोल रहा है कि तुम मेरे पास पैसा डिपॉजिट करो, मैं तुमको ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा। तो वो लोन देने के लिए डिमोटिवेट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। हाँ, और फिर जो लोन लेने आ रहा है उसको कैसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे कि भाई हम तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तुमको देना है तो दो, नहीं तो हम तो आरबीआई में पैसे डिपॉजिट कर देंगे। अब आरबीआई में पैसे डिपॉजिट कर देंगे ऐसा बोला, और आप लोगों को ज्यादा रेट चार्ज करेगा, तो आप लोग डिमोटिवेट हो जाओगे लोन लेने के लिए, और आप लोग डिमोटिवेट होगे लोन लेने के लिए, तो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड कम होगा कि नहीं होगा? होगा। दीक्षा समझा? मैं और देवांश और पीयूष समझा बेटा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट, open market operations refers to buying and selling of securities by central bank to public. This is done to influence money supply. अब क्या हुआ? सेंट्रल बैंक क्या करता है? कुछ सिक्योरिटीज रहती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, वो ओपन मार्केट में दे देता है। मतलब क्या हो गया कि भाई आरबीआई बॉन्ड्स इशू करता है, मतलब आप पैसे दोगे, वो बॉन्ड्स खरीदोगे, और आरबीआई आपको कुछ टाइम के बाद उस चीज के लिए इंटरेस्ट देगा।
अब आरबीआई का यहाँ पे टारगेट क्या है कि भाई मुझे मनी सप्लाई इकोनॉमी में कंट्रोल करना है। अब मनी सप्लाई इकोनॉमी में कंट्रोल करने के लिए क्या करता है आरबीआई? आरबीआई जनरल पब्लिक के लिए बॉन्ड्स सेल करना चालू, जनरल पब्लिक को बॉन्ड सेल करना चालू कर देता है। अब बॉन्ड सेल करना चालू कर देगा तो क्या होगा? आप लोग जो अपनी सेविंग्स है वो सेविंग्स को आप क्या करोगे? कमर्शियल बैंक में नहीं डिपॉजिट करके आप आरबीआई के पास डिपॉजिट करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? आरबीआई की सिक्योरिटी मतलब 100% गारंटी, एंड आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है वैसा कोई नहीं देता। तो आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई वो पैसा कमर्शियल बैंक के पास आने की बजाय वो पैसा आपसे पैसा डायरेक्टली कहाँ अपने पास पार्क करवा रहा है। अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं गया वो, तो वो पैसा किसके पास लोन के तौर पे बांट पाएंगे क्या? नहीं बांट पाएंगे। अब जब लोन के तौर पे वो पैसा कम बांट पाएंगे तो जितना पैसा उसमें ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट वसूलने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली लोन के रेट्स बढ़ जाएंगे, और लोन के रेट्स बढ़ेंगे तो आप लोग डिमोटिवेट होगे कि नहीं होगे? सर होंगे। और आप डिमोटिवेट होंगे तो आप खर्चोगे नहीं, और आप खर्चोगे नहीं तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्सेस डिमांड जो है, इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो कम होगी। कंसेप्ट समझा क्या? यस सर। लास्ट पॉइंट है raising margin requirements. When commercial banks lend money, they demand some security from the borrowers. This security may be in the form of goods और विद स्टॉक ऑफ ट्रेडर्स। मतलब आपको पता है बैंक्स लोन फ्री में तो नहीं देती है। क्या करती है बैंक्स? आपको बोलती है कि आप अपने प्रॉपर्टी के कुछ पेपर्स दिखाओ कि भाई इन केस तुम लोन चुका नहीं पाए तो उतना तो मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी बेच के वसूल सकता हूँ। याद है कि मतलब पता है कि नहीं पता है ऐसा होता है? आपको लोन हमेशा कोई चीज की एवज में मिलता है। आप जैसी मैं सड़क पे बैठा हूँ, मेरे नाम पे कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, मैं खुद लोन लेने ऐसे नहीं जा सकता है। मालूम है ना आप लोगों को? हाँ ना बोलो। यस सर। हाँ, तो हाँ सर। आपके लोन की कुछ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होती है। फॉर एग्जांपल 1 लाख का लोन है तो मुझे 10% अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो बैंक्स क्या करता है, आरबीआई क्या करता है, इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा। बोलेगा नहीं अब 10% नहीं, अब 20% मार्जिन रिक्वायरमेंट होना। अब जब मार्जिन रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ेगी तो आप लोग लोन देने में कतराओगे नहीं क्या? इन केस में चूक गया लोन देना तो मेरी तो सारी प्रॉपर्टी जब्ती हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा? मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो आप होगा सर। और आप डीमोटिवेट हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली लोन नहीं लोगे, और लोन नहीं लोगे तो स्पेंडिंग नहीं होगी, और स्पेंडिंग नहीं होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। समझ में आया? लास्ट मिनट बचा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आया? हाँ ना बोलो, फटाफट फटाफट बोलो। यस सर। ओके, तो कल बचा हुआ डेफिशिएंट डिमांड वाला मेजर्स करेंगे। इससे एग्जैक्टली अपोजिट है तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय क्लास। ओके। थैंक यू सर, बाय।